स्क्रीन दिख रही है? रिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें? अभी कर दी? वाह, ठीक है। सो बेसिकली आज का टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन। ठीक है, सो हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन नाम का जो टॉपिक है वो कहाँ फेमस है? वो फेमस है डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट को हार्ट में हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सिंपल चीज जो पिछली बार डिस्कस की थी वो ये थी कि जब हम एक्सिस ऑफ द हार्ट बनाते हैं तो ये वाली एक्सिस बनती है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोगों के पास बहुत सारी लीड्स होती हैं। द फर्स्ट लीड जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये लीड कौन सी है? ये वाली कौन सी लीड होती है जो यहाँ पे होती है? दैट्स लीड 1। ठीक है, दिस इज लीड 2। ठीक है, दिस इज लीड 3। दिस इज AVF जो फुट की तरफ है। ठीक है, दिस इज AVR एंड दिस इज AVL। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो है। सो बेसिकली ये हमारी 6 लीड सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो हमारे को पता था ये जो AVL है वो -30 पे थी एंड ये जो AVF है वो +90 पे थी। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे मेनली क्यों चाहिए? मुझे बेसिकली सिस्टम चाहिए जब भी हम हाइपरट्रोफी और डायलेशन की बात करते हैं। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आता है ECG के अंदर जिसको कैलकुलेट करना होता है, उसको बोलते हैं एक्सिस, कि भैया एक्सिस ऑफ द हार्ट को कैलकुलेट करना। अब डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नॉर्मल रेंज देती है एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट रेंज देती है। सो द मोस्ट कॉमन रेंज विच इज गिवन टू कैलकुलेट इज -30 टू +90। ठीक है, ये रेंज। ठीक है, ये वाली जो रेंज है -30 टू +90 इज द मोस्ट कॉमन रेंज विच इज गिवन नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम ये रेंज यूज नहीं करते हैं। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम कभी भी -30 टू +90 रेंज यूज नहीं करते। हम हमेशा जो रेंज यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए वो है 0 टू +90। ये 0 डिग्री है टू +90। दिस इज द मोस्ट कॉमन रेंज विच इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सिस ऑफ द हार्ट। अब फंडा आता है, ये क्या मतलब हुआ? कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सिस? बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी नॉर्मल रेंज फॉर कैलकुलेशन is 0 to +90, that means मेरी normal axis of the heart should lie between which lead? 0 डिग्री पे कौन सी लीड है? 0 डिग्री पे कौन सी लीड है, जल्दी बताओ। यस, तो 0 डिग्री पे लीड 1 है और 90 डिग्री पे कौन सी लीड है? AVF। ठीक है, सो अब मेरे को कुछ नहीं करना। मुझे मेरा मतलब अगर सपोज मेरे पास कोई भी ECG की स्ट्रिप आती है तो उसमें मेरे को देखना है कि मैं एक्सिस कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरी एक्सिस का वेक्टर भी 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉइंट करता है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दैट मींस आई एम इन द परव्यू ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट। अगर मेरा एक्सिस इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो दैट मींस इट इज अबनॉर्मल एक्सिस। वेरी सिंपल, मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को जैसे ही ECG पेपर मिलेगा मैं दो लीड्स देखूंगा। मैं लीड 1 देखूंगा और लीड AVF देखूंगा। चलो भैया, उसके बाद क्या करूंगा? लीड 1 और AVF देख के सारी लीड सब कुछ तो नहीं देख सकते। उसमें मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ 2 चीजें देखूंगा। मैं देखूंगा R वेव एंड मैं देखूंगा S वेव और उन दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज मेरा नॉर्मल ECG है, ये P वेव हो गई, ये Q हो गई, ये R हो गई, ये S हो गया और ये T हो गया, ऐसा। ठीक है, तो अब एक्चुअली में तुम्हें पेपर पेन लेके ड्रामा नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अंदाजा लगाना है। अब तुम खुद देखो, सपोज मैं बोलूं ये मेरी R वेव की हाइट है, ठीक है, और ये मेरी S वेव की हाइट है। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ R - S पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? जल्दी बताओ। R - S अगर मैं करूंगा, कोई रैंडम आर्बिट्ररी वैल्यू लेंगे, सपोज ये 10 ले लूंगा और ये 5 ले लूंगा, R - S पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। ये मैं सपोज मैंने ये लीड 1 में देखा। चलो भैया, सेम चीज मैं वैल्यू जाके देखूंगा लीड AVF में। AVF में भी देख लेते हैं। सपोज लीड AVF में देखा मैंने, सेम ऐसी चीज देखी। अब बताओ उसमें ये मेरे R है, ये मेरी S है। अभी भी R - S पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है? कुछ नहीं। सो लीड 1 में पॉजिटिव प्लॉट कर लो। लीड 1 में पॉजिटिव कहां प्लॉट करेंगे? सपोज कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ली, सपोज रैंडम लीड 1 में पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट कर ली। फिर मेरा दूसरा AVF में भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। चलो भैया, मैं AVF में भी गया, वहां पे भी मैंने पॉजिटिव वैल्यू प्लॉट कर लिया। सो यहाँ ऐसे ऐसे करके डॉट बनाया। दैट मीन मेरा वेक्टर कहां पे पॉइंट कर रहा है? मेरा वेक्टर अभी भी नॉर्मल एक्सिस में पॉइंट कर रहा है। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ प्लॉट एक्सिस, अगर आती है एक्सिस बनाना। दैट मीन दिस इज अ नॉर्मल एक्सिस। समझ में आया इतना कि नहीं? हेलो, ठीक है। सो कुछ नहीं करना। अब देखो, तुम फिर से बताओगे मुझे, ठीक है? एक फिर से बताना। अगर मैं सपोज मैं बोलूँ ये मेरा लीड 1 है और ये मेरा लीड AVF है, ठीक है? सो ऐसे बनाया, ये 1 और ये बनाया ऐसे। एक सेकंड,
नीचे गया। चलो अब बताओ, लीड 1 में आर माइनस एस क्या है और लीड एवीएफ में आर माइनस एस क्या है? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिकली लग रहा है, तो चलो प्लॉट करते हैं। लीड 1 में आर माइनस एस पॉजिटिव प्लॉट करते हैं यहाँ पे। सपोज ये रहा मेरा, ऐसे यहाँ पे प्लॉट किया मैंने, ये सपोज ये पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद लीड क्या है, आर माइनस एस एबीएफ में नेगेटिव। ठीक है, तो एबीएफ में नेगेटिव, आर माइनस ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ऑब्वियसली ये सेम क्योंकि नेगेटिव लाइन जाएगी। तो सपोज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू प्लॉट कर दी, तो अगर इसका ऐसे किया दैट मीन ये। ठीक है, तो अगर मेरा लीड 1 पॉजिटिव और लीड एबीएफ नेगेटिव, तो मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है वेक्टर। ठीक है ना। सेम चीज मैं यहाँ वापस दूसरी करूंगा, फिर से लीड 1 लीड एबीएफ। ठीक है, इस बारी मैं उल्टा कर लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया ऐसे ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ इसमें 1 में आर माइनस एस कितना है और एबीएफ में आर माइनस एस कितना है? ठीक है, तो अब देखो 1 में नेगेटिव बनाते हैं, 1 में नेगेटिव ये हो गया और इसमें पॉजिटिव ये हो गया। ठीक है, तो फिर से वही डॉट 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 यहाँ, तो मतलब वेक्टर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, और अगर दोनों ही नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली लॉजिकली ये नेगेटिव दोनों वेक्टर इधर आएगा। समझ में आया? हेलो, इतना क्लियर है ना? तो अब बेसिकली हम इसको अगर सिंपल भाषा में लिख दें, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरा वेक्टर इसके बीच में आ रहा है तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज नॉर्मल एक्सिस। अगर मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर इसमें बोलते हैं मेरा वेक्टर इस तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। एंड अगर मेरा वेक्टर इधर आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्सिस एंड इट्स डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं हमारा भैया इतना क्यूट सा हार्ट है, मेरे को पता है मेरा जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है वो नॉर्मली इस डायरेक्शन में करता है, तभी हम लोग लीड 2 देखते हैं हमेशा। मैंने हमेशा ये बोला ना, याद है? मैंने बोला लीड 2 है, राइट। लीड 2 क्यों देखनी है? बिकॉज मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है वो हमेशा लीड 2 में ही करता है, तो हमारी सारी वैल्यूज नेट वेक्टर उधर ही बढ़ता है। तो अब एक्सिस डेविएशन का मतलब क्या है कि मेरी जो नॉर्मल एक्सिस है, जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर है, अब वो लीड 2 में बेस्ट नहीं दिखेगा, वो किसी और लीड में दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक साइड ऑफ द हार्ट इज मोर हाइपरट्रोफीड एज कंपेयर टू दूसरा। लॉजिकली अगर मेरा लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा, पहले तो बड़ा था ही था, और बड़ा हो गया, जितना और बड़ा हो गया, तो पूरा मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर नाउ विल प्लॉट इधर, इस तरफ जाएगा, लाइक दिस। तो सिंपल सी मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं, कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का मतलब क्या है, विच टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कौन सी टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी की बात कर रहे हैं हम लोग? लॉजिक वेरी सिंपल। और जब मैं बोलता हूँ राइट एक्सिस डेविएशन, तो इसका मतलब क्या है कि राइट वेंट्रिकल हैज नाउ ओवरपावर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, की राइट वेंट्रिकल का जो मास है नाउ हैज बिकम मोर एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एक्सिस डेविएशन इज इक्वल टू ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन? इसका मतलब है पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी है एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी है। वेरी सिंपल। ठीक है, एंड ये बहुत कॉमन होता है, ये सिचुएशन इज वेरी वेरी कॉमन। बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इतना ज्यादा कॉमन है कि वेरी इजी, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, बैक प्रेशर चेंजेस बनेंगे विच विल गो टू द लंग, एंड लंग से वापस आएगा राइट साइड पे ही, वो सब चीज राइट साइड पे रिफ्लेक्ट होगी एंड राइट साइड विल आल्सो अंडरगो हाइपरट्रोफी। ये रॉबिन्स की लाइन है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ओनली। ठीक है, हाइपरट्रोफी के बाद हार्ट फेल में जाता है। सो ये बहुत कॉमन है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन इज आल्सो वेरी कॉमन। ओके, सो ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको नहीं भूलना। तो फर्स्ट तो हमने एक्सिस कैलकुलेट करना सीख लिया है, वेरी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी एक मिनट में देख के लगा लोगे। ठीक है, तो दिस इज हमारा बस गो टू मैसेज ये है कि जब भी तुम देखोगे बस इसको ध्यान रखना, ये साइड हमेशा पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है फॉर एक्सिस कैलकुलेशन। ठीक है, ये नॉर्मल, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये राइट एक्सिस डेविएशन, एंड फाइनली दिस इज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन व्हिच इज वेरी सिंपल। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो, चलो अब देखो लॉजिक देखो। अब हम बात करते हैं दो टर्म्स, हाइपरट्रोफी वर्सेस डायलेशन की। ठीक है, दो बहुत क्यूट टर्म्स हैं। अब हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, देख मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हाइपरट्रोफी का मतलब, अगर सपोज मेरे नॉर्मल सेल्स ऐसे हैं, नॉर्मल सेल ऐसे हैं, दोनों के अंदर नॉर्मल सेल्स ऐसे हैं, राइट। हाइपरट्रोफी का मतलब है मेरे जो सेल्स हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स the cells are increasing like this. What do you mean by dilation? Normal dilation ऐसे पढ़े? No. Cells जब तुम dilation की बात करते हो, cells ऐसे ऐसे करके increase करते हैं। ठीक है, that means यहाँ पे जो cells हैं वो
ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक चढ़े जा रही है, लेकिन यहाँ पे सेल्स जो है वो एक साइड बाय साइड ऐड हो रहे हैं, साइड बाय साइड ऐड हो रहे हैं। इनको सिंपल भाषा में पैरेलल में एडिशन बोलते हैं, एंड इसको सिंपल भाषा में सीरीज में एडिशन बोलते हैं। सीरीज मतलब लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ऐड हो रहे हैं। पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐड हो रहे हैं। बट दोनों में एक कॉमन बात है, हाँ एक में सीरीज में है, एक में पैरेलल में है, बट एक कॉमन बात है दोनों में, दोनों के अंदर सेल्स का एडिशन जरूर होगा। है इतनी बात तो अग्री करते हो? दोनों के अंदर सेल्स का एडिशन हो रहा है, ट्रू और फॉल्स? हेलो ना, राइट। दो हाइपरट्रोफी में भी सेल्स का एडिशन है, डायलेशन में भी सेल्स का एडिशन है। एक में पैरेलल है मतलब एक के ऊपर एक में सीरीज है, एक के ऊपर एक। व्हाई? वो मेन रीजन है क्यों भैया ऐसा क्यों है कि पैरेलल में ऐसा हो रहा है? बहुत सिंपल भाषा है भैया, अगर मैं पैरेलल में सेल्स को ऐड कर रहा हूँ मतलब एक के ऊपर एक सेल्स को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मेन पर्पस क्या है? मेरा मेन पर्पस है कि मेरी वेंट्रिकल की इंजरी बचाना। क्यों? क्योंकि मेरे वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप याद कर सकते हो, पी से पैरेलल, पी से प्रेशर। वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंड इस इंक्रीजिंग प्रेशर के ऊपर मैं अपने सेल्स ऐड करके उस वेंट्रिकल वॉल की इंजरी बचाना चाह रहा हूँ। सीरीज में ऐड करने से क्या हो रहा है? मेरा वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? जब तुम सीरीज में ऐड कर रहे हो, डायलेशन कर रहे हो वेंट्रिकल को, तो उसमें जो मेरा साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना? तो बेसिकली सीरीज का मेन पर्पस है टू अकोमोडेट मोर ब्लड, दैट इज ऑब्वियसली सीन जब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इंक्रीज हो चुका होता है। सो वेरी सिंपल भाषा है, मैंने बचा, हम सेम रूल ऑफ लाइफ है कि हाइपरट्रोफी अकर्स व्हेन देयर इज प्रेशर ओवरलोड। वेरी सिंपल भाषा में ये प्रेशर ओवरलोड, एंड डायलेशन अकर्स व्हेन देयर इज वॉल्यूम ओवरलोड। वेरी सिंपल। प्रेशर ओवरलोड का मतलब क्या है? सपोज किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या फिर किसी पेशेंट को हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, तो या फिर किसी पेशेंट को आयोटिक स्टेनोसिस है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड कैन नॉट बी एम्प्टीड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा, इसकी वजह से सारा का सारा ब्लड जो है वो जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा है, तो हाई प्रेशर पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज प्रेशर ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड, जितने भी रीगर्जिटेशन के कॉजेज हैं सबके सब वॉल्यूम ओवरलोड है, या फिर अनीमिया हो गया, हाइपरटोनिक सर्कुलेशन के जितने कॉजेज हैं सबके सब वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है। ठीक है, सो ये बेसिक फंडा है। एक सिर्फ घर पे ले जाने वाली बात है, हाइपरट्रोफी प्रेशर ओवरलोड में होता है, डायलेशन जो हो सकता है वो वॉल्यूम ओवरलोड में होता है। वेरी सिंपल बात, वेरी सिंपल बात। बट दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों में सेल्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक और चीज यूजुअली बता रहा हूँ, आइडियली हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन कैन अफेक्ट बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बट ऐसा बोलते हैं जस्ट फॉर द ईसीजी पर्पसेस। ऐसे समझो, सिर्फ ईसीजी पर्पसेस के लिए लाइन बोल रहा हूं कि हाइपरट्रोफी की जब हम बात करते हैं, वी आर मोस्ट कॉमनली टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकल, एंड जब हम डायलेशन की बात करते हैं, वी आर मोस्ट कॉमनली टॉकिंग अबाउट एट्रिया। ये सिर्फ ईसीजी पर्पसेस के लिए लाइन बोल रहा हूँ, नॉर्मली के लिए नहीं। जब भी हाइपरट्रोफी की बात करेंगे तो वेंट्रिकल, जब भी हम डायलेशन की बात करेंगे तो एट्रिया। अब मैं इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करना चाहता हूं, मुझे अगर बताओ कि अगर मैं वेंट्रिकल की बात करता हूं, तो जब भी मैं हाइपरट्रोफी सस्पेक्ट करूंगा और मैं वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, तो व्हाट वेव विल आई लुक फॉर इन ईसीजी? ईसीजी में ऐसी कौन सी वेव देखूंगा जो मेरी वेंट्रिकल की एक्टिविटी को बताना मेरी मदद करेगी? शाबाश, ठीक है, क्यूआरएस मोर एज कंपेयर टू टी वेव। दोनों वेंट्रिकल की बात बताती है, बट क्यूआरएस मेरी मेन वेव है। सिमिलरली अगर मैं एट्रिया की बात करता हूं ड्यूरिंग डायलेशन, व्हिच वेव विल आई सी इन ईसीजी? शाबाश, ठीक है। तो बस इतना दिमाग रखना, ध्यान रखना, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डायलेशन, ठीक है, यू सी द पी वेव। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट हाइपरट्रोफी, यू सी द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा रूल है, बस इतना रूल है। ओके, अब क्या देखें हम? व्हाट आर द चेंजेस व्हिच विल अकर, वो देख लेते हैं भैया। बहुत सिंपल चेंजेस है, कोई महान कहानी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। दोनों के अंदर एक चीज क्या कॉमन है? क्या कॉमन था दोनों के अंदर? क्या कॉमन हो रहा था दोनों के अंदर? सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, राइट? ये दोनों के अंदर कॉमन है। अच्छा, अब लॉजिक मेरे को बताएगा कोई, अगर मेरे नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर मेरे नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, तो क्या मुझे तुम बताओगे मुझे ज्यादा टाइम लगेगा करंट को पहुंचाने में पूरे वेंट्रिकल पे या फिर पूरे एट्रिया में, कि कम टाइम लगेगा? टाइम टू डीपोलराइज ऑल द सेल्स, टू डीपोलराइज ऑल द सेल्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा, ठीक है भैया, तो मेरा ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। वेल डन, गुड। सेकंड क्वेश्चन, अगर एक बहुत फेमस रूल पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, याद है ओम्स लॉ, राइट? हेलो, तो इसका मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो बहुत सिंपल रूल है। अगर मेरा सपोज 10 सेल्स के लिए आई वाज यूजिंग 10 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, तो अब मेरे को तुम बताओ, अब मेरे सेल्स हो गए 20, तो मेरा करंट इंक्रीज होगा कि सेम रहेगा? करंट भी इंक्रीज होगा।
राइट। अगर 10 सेल्स के लिए 10 एम्पियर था तो 20 सेल्स के लिए 20 एम्पियर होगा, 30 सेल्स के लिए 30 एम्पियर होगा, 40 सेल्स के लिए 40 एम्पियर होगा, राइट। सो मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ करंट, मतलब करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। अब मुझे तुम बताओ, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा? वोल्टेज इंक्रीज होगी कि सेम रहेगी, डिक्रीज होगी? हेलो, हाँ, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर करंट फ्लोइंग इज इंक्रीजिंग तो लॉजिकली द वोल्टेज विल आल्सो इंक्रीज। सो अभी तक मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं। पहली चीज मेरा ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड चीज मेरी वोल्टेज इंक्रीज करेगी, ठीक है। दैट मींस वोल्टेज से मेरा दूसरा मतलब क्या होगा? वोल्टेज से मेरा दूसरा मतलब है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब नॉर्मली अगर मेरी वेव जो है सपोज ऐसे जा रही है, दिस इज द नॉर्मल वेव, मेरे को यहाँ पे ड्यूरेशन भी इंक्रीज करना है और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज करना है। इसका मतलब मेरी ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो गई और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो गया। दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं बात कर रहा हूँ दिस इज द ड्यूरेशन एंड दिस इज द वोल्टेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जब भी मैं एक्सिस जब भी मैं डायलेशन और हाइपरट्रोफी की बात करूंगा, दोनों में सेम चीज होगी। आई विल हैव टू सी द ड्यूरेशन एंड आई विल हैव टू सी द एम्पलीट्यूड स्लैश वोल्टेज, जो भी तुम ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज जो मैंने अभी इतनी पूरी कहानी बना के समझाई, एक्सिस। लॉजिकली एक्सिस भी चेंज करेगी, जो भी चीज हाइपरट्रोफी कर रही है उसके ऊपर एक्सिस चेंज करेगी, ठीक है। सो तीन चीजें हमारे को हमेशा देखनी है व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद एनी केस ऑफ हाइपरट्रोफी और डायलेशन, ठीक है। एग्जामिनर हाइपरट्रोफी और डायलेशन को हमेशा यूजुअली सीओपीडी के पेशेंट्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हार्ट फेलियर वगैरह, क्योंकि उसके अंदर ही, या फिर आयोटिक स्टेनोसिस वगैरह वगैरह, जो टिपिकल कॉजेज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन मोस्ट कॉमनली सीओपीडी से ही स्टार्ट करती है कहानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को देखने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं, इतना क्लियर? चलो आगे बढ़े। सो हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद एट्रिया, ठीक है, एट्रियल एनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं एट्रियल डायलेशन, फिर उसके बाद वेंट्रिकल पे जाएंगे। फर्स्ट हम एट्रिया की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट रूल जो हमारे को देखना है, हमारे को लीड्स चूज करनी है जो हम जिसमें हम देखेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी लीड्स में हम देखें एट्रिया का डायलेशन और हाइपरट्रोफी, जो भी एट्रिया का डायलेशन कहाँ किस लीड में देखें। लॉजिकली वेरी सिंपल, ठीक है। अगर तुम देखोगे हमारा जो एट्रिया का जो फाइनल वेक्टर था, वो वेक्टर कहाँ पॉइंट किया था? इसी डायरेक्शन में, राइट। राइट, एट्रिया का वेक्टर इसी डायरेक्शन में पॉइंट किया था, है ना। इस डायरेक्शन में लीड 2 थी। तो मोस्ट कॉमनली पहली लीड जो मैं देखूंगा, मैंने हमेशा बोला है तुम लोगों को, दैट लीड 2 तो देखना ही देखना है। बट इस टाइम पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एट्रिया को यूज करूंगा जो मैंने उस दिन पूछ ली थी कि ये आएगी काम। तुम्हें अगर याद हो, मैंने बताया था एट्रिया का इस बार ये जो पी वेव है, ये साइड क्या सिग्निफाई करता है और दूसरी साइड क्या सिग्निफाई करता है? पहली साइड ये क्या सिग्निफाई करेगा? हेलो, राइट एट्रियम। यस, राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड दिस signifies the left atrial depolarization. Why right atrium first? Because sinoatrial node is present in the right atrium, right? So depolarization starts from the right atrium, goes towards the left atrium, ठीक है, वेरी सिंपल। सो अब इस प्रॉपर्टी को मेरे को बेटर देखना है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को एक वेव ना दिखे, मुझे देखना है कि मैं इससे ईसीजी से ये भी पता लगा सकता हूँ कि मेरी अबनॉर्मलिटी किस एट्रियम को इफेक्ट कर रही है, राइट एट्रियम को इफेक्ट कर रही है, लेफ्ट एट्रियम को इफेक्ट कर रही है। सो आइडियली मुझे इसको एक वेव में नहीं देखना, मुझे इसको डबल वेव्स में देखना है। क्या कोई ऐसी लीड है जो मेरे को इसको डबल वेव में देखने में मदद करेगी, ऐसे देखने में मदद करेगी कि मेरे को दो वेव दिख जाए, कि मेरे को एक्चुअली पता चल जाए कौन सी वेव एक्चुअली में अबनॉर्मल है, तो मेरे को मैं लोकलाइज कर पाऊँ कि मेरी कौन सी पैथोलॉजी है, राइट एट्रियम की पैथोलॉजी है कि लेफ्ट एट्रियम की पैथोलॉजी है। कोई ऐसी लीड है जो मेरे को इसको डबल में देखने में मदद कर सकती है? हाउ कैन आई सी इट इन डबल? E1। वेल डन, ठीक है। मैंने हमेशा बोला था परपेंडिकुलर लेके जाना है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर लेके जाना है। इसके परपेंडिकुलर जो हो सकते हैं, या तो लीड 3 जाएगी, ठीक है, या तो लीड V1 जाएगी, अगर मैं प्रीकॉर्डल लीड्स की बात करूंगा। सो मोस्ट कॉमनली लीड विच इज यूज्ड टू सी द परपेंडिकुलर चेंजेस इज लीड V1, ठीक है। तो मैं जब भी एट्रियल डायलेशन की बात करूंगा, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम डायलेशन हो चाहे वो राइट एट्रियम डायलेशन हो, मैं दो लीड्स पे फोकस करूंगा, लीड 2 एंड लीड V1 टू सी द बाइफेजिक चेंजेस, ठीक है। ये रूल है, ये अप्लाई करना ही करना है बाइफेजिक चेंजेस देखने के लिए, लीड V1 एंड लीड 2, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता ही होता है, ठीक है, समझ आया। सो अब साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ेंगे राइट एट्रियम डायलेशन, ठीक है, वर्सेस लेफ्ट एट्रियम डायलेशन। अब मुझे बताओ व्हाट कैन बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट एट्रियम डायलेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट एट्रियम डायलेशन, ठीक है। एट्रिया क्यों डायलेट करेगा? देखो बहुत सिंपल रूल है, एक बहुत सिंपल कंडीशन है, एक कंडीशन कहते हैं उसको बोलते हैं कॉर परमनेल, ठीक है। मैं तुम्हारे को उसी से समझा देता हूँ, वो बहुत सिंपल है। कॉर परमनेल का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड राइट वेंट्रिकुलर
हाइपरट्रोफी इज व्हाट इज कोर पल्मोनरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर कोई भी, ध्यान से अपना वर्ड सुनो, कोई भी लंग पैथोलॉजी है, द प्राइमरी पैथोलॉजी लाइज इन द लंग। ठीक है, हार्ट अब नॉर्मल नहीं था, लंग अब नॉर्मल थी। अगर लंग अब नॉर्मल है, ठीक है, तो एग्जांपल मैं सपोज बताता हूँ। सपोज क्या हुआ, ठीक है, कि सपोज ये देखो, सपोज ये मेरा एल्वियोलाई है, ठीक है, एंड ये मेरा ब्लड वेसल है। इसके बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, फाइब्रोसिस हो गया। सो आई एम राइट नाउ डीलिंग विद द केस, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज अ डिजीज जो लंग के अंदर, लंग के इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। इसका मतलब, अब मुझे बच्चा बताओ कि क्या यहाँ गैस एक्सचेंज हो पाएगा बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द एल्वियोलाई? क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज फाइब्रोसिस हो गया। तो लंग क्या कहती है? लंग बहुत चंट है। लंग कहती है अगर मेरी एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती तो इस एल्वियोलाई का तो कोई काम ही नहीं है। तो वो क्या करती है, उसने बोला ये जो मेरा ब्लड है, ये एक ऐसी एल्वियोलाई को वेंटिलेट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे वेंटिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, जहां पे एक्सचेंज वेंटिलेशन पॉसिबल है बट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। सो मेरा ब्लड वेस्ट हो रहा है। तो लंग बहुत चंट है। लंग ने क्या किया, इस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया उस एल्वियोलाई पे ब्लड जाए ही ना जहां एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो ताकि, क्यों ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया, उस वेसो कंस्ट्रिक्शन क्यों किया? सो दैट यहां से ब्लड शंट होके ऐसे एल्वियोलाई, ऐसे ब्लड वेसल्स पे जा सके जहां पे एक्चुअली एल्वियोलाई काम कर रही है, जहां पे एक्चुअली एक्सचेंज पॉसिबल है। दिस इज अ वेरी गुड फिनोमेना बाय द लंग। ठीक है, कि जहां पे कुछ काम नहीं हो रहा होता है ना, वहां पे उस वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, टू शंट द ब्लड टू वेल परफ्यूज्ड एल्वियोलाई, टू शंट द ब्लड, ठीक है, टू वेल परफ्यूज्ड एल्वियोलाई। वेल परफ्यूज, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लंग की। ठीक है, अब अगर धीरे धीरे करके ये एक एल्वियोलाई से कहानी स्टार्ट हुई, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ने सिर्फ एक एल्वियोलाई को इफेक्ट किया था। धीरे 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 करके 1, 2, 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे करके तो पूरी लंग को इफेक्ट कर देगा। इसका मतलब पूरी की पूरी लंग के अंदर जितनी ब्लड वेसल्स सब के सब विल अंडरगो पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। राइट? ट्रू और फॉल्स? है ना? हेलो हेलो। अब दिस पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन इन द लॉन्ग रन विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और कौन सी पल्मोनरी हाइपरटेंशन? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ऑब्वियसली हम पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। राइट? अब लॉजिकली तुम देखो, पल्मोनरी आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ द हार्ट? पल्मोनरी आर्टरी इज अराइजिंग फ्रॉम द व्हाट पार्ट ऑफ द हार्ट? इट इज अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, है ना भैया? पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, गोस टू द लंग, एक्सचेंज होता है वहां पे, फिर पल्मोनरी वेन जो होती है वो ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, है ना? अब अगर पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है, दैट मींस द हाइपरटेंशन का मतलब है, वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट मींस नाउ टू पुश द ब्लड, टू पुश द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, द राइट वेंट्रिकल हैज टू अंडरगो हाइपरट्रोफी। ट्रू है ना भैया? हाइपरट्रोफी अंडरगो करना पड़ेगा, शक्ति अपनी लानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा शक्ति लानी पड़ेगी। ट्रू और फॉल्स? सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को पुश करने के लिए थ्रू द नैरो कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, द राइट वेंट्रिकल हैज टू अंडरगो हाइपरट्रोफी, एंड दिस राइट वेंट्रिकल व्हिच अंडरगोस हाइपरट्रोफी धीरे 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 करके विल अंडरगो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। This isolated right ventricular failure is what you call as cor pulmonale. Cor pulmonale. Cor pulmonale is defined as right ventricular failure which occurs due to a primary lung pathology. Lung के अंदर पैथोलॉजी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं cor pulmonale. And जब ये right ventricle fail कर जाएगा, that means it is not able to empty the blood adequately into the pulmonary artery. तो सारा ब्लड कहाँ accumulate होगा? वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा? वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा? एट्रिया। अब एट्रिया को ब्लड एक्यूमुलेट करना है, क्या करेगा? डायलेशन की हाइपरट्रोफी। एट्रिया को ब्लड एक्यूमुलेट करना है, क्या करेगा? डायलेशन की हाइपरट्रोफी। शाबाश। तो दिस लीड्स टू राइट एट्रियम डायलेशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो दैट इज व्हाई आई से कि राइट एट्रियम डायलेशन का मोस्ट कॉमन कॉज इज कॉर पल्मोनले। एनी lung, primary lung pathology which finally leads to right atrium dilation. And अब same question, left atrium dilation का most common क्या होता है? तो पूरी दुनिया को जग जाहिर पता है, दिमाग में दिमाग में बिठा के रखना, mitral stenosis is overall the most important cause of left atrium dilation. ठीक है, MS में क्यों होता है? बहुत, ये तो मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। mitral stenosis का क्या मतलब है? ये वॉल्व ऐसी दिखती थी, अच्छी खासा ब्लड जो है यहाँ से नीचे जाता था। स्टेनोसिस का मतलब क्या है? मिट्रल वॉल्व जो है वो छोटी होके, नैरो होके, चुन्नी पुन्नी सी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या ब्लड अब सपोज 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड था, ठीक है, उसमें कम से कम 80 मिलीलीटर तो जाना चाहिए था। अब
जब वॉल्व की ओपनिंग ही छोटी हो गई, क्या 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड विल एबल टू गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल? क्या 80 मिलीलीटर ब्लड जा पाएगा? हेलो हेलो हेलो, आवाज कट गई। नहीं हेलो जाएगा हेलो। फर्स्ट। नहीं जाएगा लॉजिकली, है ना, क्योंकि अब ये ओपनिंग जो है वो छोटी हो गई है, नैरो हो गई है, तो 100 मिलीलीटर ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में था, जो नॉर्मली 80 मिलीलीटर तक तो पहुंचा देता था, अब क्योंकि ओपनिंग ही छोटी हो गई है, सो दिस ब्लड विल नॉट बी एबल टू गो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। दैट मींस देयर इज मोर ब्लड एक्यूमुलेशन इन द लेफ्ट एट्रियम, मोर ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम। अब इस ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को एक्यूमुलेट करने के लिए लेफ्ट एट्रियम विल अंडरगो डायलेशन और हाइपरट्रोफी। So this is undergo left atrium dilation, and that is why the most important cause of left atrium dilation is mitral stenosis. So ये दिल दिमाग में अच्छी तरीके से दिमाग में रखना कि right atrium dilation का cor pulmonale and left atrium का dilation का mitral stenosis are all the most important cause. ठीक है, अब वही तीन चीजें देखनी होती है। ईसीजी चेंजेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ईसीजी चेंजेस पे आते हैं। हमें तीन चीजें देखनी है, हमें देखना है पहले ड्यूरेशन, हमें देखना है एम्पलीट्यूड, और हमें देखना है एक्सिस चेंज। यही तीन चीजें देखनी है हमारे को। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज, वेरी इजी, ठीक है। एम्पलीट्यूड को क्या होगा बेटा? एम्पलीट्यूड को क्या होगा? एम्पलीट्यूड को क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। ड्यूरेशन को क्या होगा? बढ़ जाएगी। एक्सिस को क्या होगा? ठीक है, कौन सी एक्सिस, राइट की लेफ्ट? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो आइडियली हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, बट इन्होंने देखा कि यार ये ड्यूरेशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। अब इस पे तो हमारे को शौक आया पहले, तो यार ये तो बेवकूफी है, अभी तो हमने गलत पढ़ा। नहीं, अब हम वापस आते हैं हमारे ईसीजी के उस पर। तुम लॉजिकली तुम ही कहोगे अरे हाँ ये तो सही कह रहा था। हमें पता है कि ये राइट एट्रियम डीपोलराइजेशन है, ये लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइजेशन है, राइट, है ना। तो हमारी अब नॉर्मैलिटी इस टाइम पे कहाँ पे है? कौन से एट्रियम पे? कौन से एट्रियम पे हमारी अब नॉर्मैलिटी? कौन से में? राइट एट्रियम पे, राइट। सो बट मुझे बताओ डीपोलराइजेशन एंड कौन से वेव पे करती है? डीपोलराइजेशन एंड कौन से वेव पे करती है? लेफ्ट एट्रियम, राइट। सो ये लोग कह रहे हैं भैया स्टार्ट तू जैसे मन चाहे कर ले, मैं तुझे स्टार्ट को ऐसे 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 लेके जाऊं, लेकिन एंड में तो लेफ्ट एट्रियम ही एंड करेगा उसको, ठीक है। तो वो कहता है जब ड्यूरेशन इज डिपेंडेंट ऑन लेफ्ट एट्रियम डीपोलराइजेशन, नॉट राइट एट्रियम, ऑल्दो ऑब्वियसली इट इज स्टार्टेड बाय द राइट एट्रियम, बट क्योंकि एंड लेफ्ट एट्रियम को करना है तो ड्यूरेशन of the P wave is dependent on the left atrium and not on the right atrium. जब तक left atrium में कुछ abnormality नहीं होगी तब तक duration will not change because it is handled by the left atrium. ये ध्यान रखना, ठीक है। duration is dependent on left atrium because it ends the P wave. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। That is why duration in this लेफ्ट राइट एट्रियम डायलेशन रिमेन्स दी सेम, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमारे को कि ड्यूरेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ड्यूरेशन विल नॉट चेंज बिकॉज duration depends on the left atrium depolarization and not on the right atrium depolarization because वो उसको end करता है। Yes, the amplitude will increase. The normal amplitude of the P wave is 0.25 millivolts. Logically, is more than 0.25 millivolt होगा। ठीक है। The normal duration of the P wave is 0.08 से लेकर 0.1 seconds. तो obviously इससे ज्यादा हो जाएगा, 0.1 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। And axis में right axis deviation होगा। ये सब remains the same, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, ठीक है। But this is very important. And this abnormal P wave, a P wave which has increased amplitude in the right side, ठीक है, normal amplitude in the left side, ऐसे जाएगी V wave and the duration still remains the same. Oh sorry, duration तो same रहेगी, sorry, my fault, duration same रहेगी, 0.08 seconds से 0.1 seconds से रहेगी, duration remains the same, ठीक है। increase amplitude in the right side, normal amplitude in the left side, ऐसी वाली P wave को हम क्या wave बोलते हैं? This wave is given a special name, इसको बोलते हैं P pulmonale। और अब तुम्हें पता ही चल गया होगा इसको पी पल्मोनेल क्यों कहते हैं, इस वेव को पी पल्मोनेल क्यों कहते हैं भैया बताओ? पी पल्मोनेल क्यों कह रहे हैं इसको? इस वेव को पी पल्मोनेल क्यों कहते हैं? Cor pulmonale most common cause है। Yes, because cor pulmonale is the most common cause of right atrium dilation. That is why the wave is known as P pulmonale. A wave जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज है बट ड्यूरेशन सेम है, ठीक है, वो ऐसे दिखती है। ये लीड 1 की बात है, और लीड V1 में तो बड़ी अजीब दिखेगी, इसमें ऐसे मतलब अच्छा खासा इंक्रीज एम्पलीट्यूड, बट नॉर्मल ये वाला तो ऐसे दिखेगी वेव। दिस इज ये लीड V1 की बात है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज P pulmonale,
ठीक है। सो यूजुअली अभी हम, तुम्हें पता है, तुम्हें पी पल्मोनल आइसोलेटेड तो बिल्कुल नहीं दिखेगा हमेशा। ऑब्वियसली राइट एट्रियम डायलेशन से पहले क्या हो रहा था, अगर तुमने पूरी कहानी देखी थी, राइट एट्रियम डायलेशन से क्या हो रहा था पहले, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, है ना, राइट। हेलो। तो तुम्हें एक ही ईसीजी पेपर के अंदर जब भी तुम देखोगे ना, तुम्हारे को हाइपरट्रोफी वाले चेंजेस भी जो हम आगे पढ़ेंगे एंड डायलेशन वाले चेंजेस दोनों दिखेंगे राइट साइड वाले, ऑब्वियसली लॉजिकली, बिकॉज हमने ऐसा हो ही नहीं रहा था कि राइट एट्रियम डायलेशन अकेले हो गई थी विदाउट हाइपरट्रोफी। बट अगर तुम लेफ्ट एट्रियम चेंजेस देख रहे हो, उसमें तो हमने वेंट्रिकल की बात ही नहीं की, तो लेफ्ट एट्रियम चेंजेस तुम्हें अकेले देखने को मिल सकते हैं, बट राइट एट्रियम चेंजेस तुम्हें अकेले को देखने को नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तुम्हारे को ईसीजी एक्चुअली मैं दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? हाँ चलो, अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ड्यूरेशन इंक्रीज होगा कि सेम रहेगा कि डिक्रीज होगा, बताओ जल्दी से। लॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, डिक्रीज होगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड एक्सिस इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, डिक्रीज होगा? हाँ, आइडियली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से बड़ा साइज अभी तक नहीं हुआ है लेफ्ट एट्रियम का। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा हो जाए लेफ्ट एट्रियम की, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज को भी ओवर पावर कर दे, तब तुम सोच सकते हो कि हाँ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो सकती है। बट यूजुअली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज नॉट अ फीचर ऑफ लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट, बट प्लस माइनस मान के चल लो कि चलो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई बात नहीं। ठीक है, इस वेव जिसमें पी वेव नॉर्मल है, सॉरी पी वेव का जो राइट एट्रियम वाला पार्ट है नॉर्मल है, दूसरा वाला पार्ट इंक्रीज्ड है, ऐसे देखने को मिल रहा है दिस वेव। और अगर तुम उल्टा करके देखोगे ऐसी वाली वेव, ठीक है, दिस वेव इज गिवन अ नेम। अब नेम बताओगे, नाम क्या हो सकता है? अगर इसका नाम पी पल्मोनल था तो इसका नाम क्या होगा? पी 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 माइट्रेल, लॉजिकली, क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉज मिट्रल स्टेनोसिस है, तो इसको पी माइट्रेल कहते हैं। क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन कॉज कॉर पल्मोनल था, इसको पी पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, अ वेव व्हिच शोज लाइक दिस इज पी पल्मोनल एंड पी माइट्रेल। ठीक है, इतना क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो। जी सर। अब आते हैं हम हाइपरट्रोफी पे। ठीक है, जब भी हम हाइपरट्रोफी की बात करते हैं फॉर ईसीजी पर्पसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लॉजिकली। ठीक है, मेरे पास दो टाइप्स की वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, अब देखो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हम लोग बहुत सिंपल चीज बताते हैं, बहुत सिंपल चीज है। देखो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के लिए हम रूल ऑफ आर यूज करते हैं। रूल ऑफ आर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ आर। व्हाट इज रूल ऑफ आर? रूल ऑफ आर कहता है, आर स्टैंड्स फॉर आर, इन पेशेंट्स विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देयर इज राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है, आर, एंड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, आर वेव प्रोग्रेशन, अगर तुम्हें याद हो व्हाट इज आर वेव प्रोग्रेशन, क्या कहता है बेटा आर वेव प्रोग्रेशन? वो बोलता है व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम लीड V1 एंड गो टुवर्ड्स लीड V5, द आर वेव का एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यही था मेरा, है ना, लीड V5 नॉट लीड 6, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज आर वेव का एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लीड V1 में मिनिमम एम्पलीट्यूड, लीड V5 में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द आर वेव होता है। दिस इज व्हाट इज आर वेव प्रोग्रेशन। जहां पे क्या बोलता है, ये बोलता है अगर किसी पेशेंट को एक्चुअली में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, देयर विल बी लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन। ठीक है, देयर विल बी लॉस ऑफ, इसको बोलते हैं रूल ऑफ आर। एंड आखिरी फाइनली देयर विल बी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ आर। तीन इंपॉर्टेंट चीज, in patients with right ventricular hypertrophy there will be right axis deviation, there will be loss of R wave progression and there will be right bundle branch block का पैटर्न देखने को मिलेगा। आरबीबी का पैटर्न में तुम्हें अलग से ऑब्वियसली एक वीडियो उसमें भी बनेगी ब्लॉक्स पे, कंडक्शन ब्लॉक, उस पर समझ में आएगा। अभी जस्ट तुम फोकस करो इन लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन, ठीक है, एंड फोकस करो ऑन राइट एक्सिस डेविएशन। बताओ बेटा एक्सिस डेविएशन के लिए कौन सी दो लीड्स में चेक करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। राइट एक्सिस डेविएशन में कौन सी दो लीड्स में चेक करेंगे हम? एक्सिस डेविएशन को देखने के लिए कौन सी दो लीड्स में चेक किया जाता है? लीड 1 एंड लीड AVF, दो लीड्स में आप एक्सिस को कैलकुलेट करते हो, तो राइट एक्सिस डेविएशन विल लुक लाइक, इसका जो वेक्टर होगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चलो बताओ कौन से क्वाड्रेंट? लीड 1 2 4 क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क कर दिए। राइट एक्सिस डेविएशन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी? फोर्थ, है ना, बहुत सिंपल है, लॉजिकली राइट एक्सिस डेविएशन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक है, लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन, ठीक है, लीड 2 से आराम से देख सकते हो, सब समझ में आ जाएगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जब बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न करेंगे, इसको बोलते हैं रूल ऑफ आर। ठीक है, सो डायरेक्टली आपको रूल ऑफ आर अप्लाई करना है, जल्दी से देख लो, 2 सेकंड लगेंगे और लेफ्ट खत्म हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या क्या करें भैया। लेफ्ट वेंट्रिकल को कैसे देखें, वेरी सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे को बस एक रूल लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एक रूल लगाना है, एंड दिस इज नॉट अ रूल विच इज गिवन बाय मी, दिस इज अ रूल विच इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड whenever you want to actually prove this patient has a right ventricular hypertrophy। and ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारे को, सिर्फ वन, ओनली वन, दैट इज S, ठीक है, S V1 V2 प्लस R V5 V6, ठीक है, must be more than 35 millimeters। this is a rule which you have to remember, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, उसने बोला एस वेव को देखो या तो इन लीड V1 और इन V2, फिर बोल रहा है आर वेव को देखो इन लीड V5 और लीड 6, और उनके नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस को कैलकुलेट करो, स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस को ऐड अप करो, या फिर तुम लार्ज बॉक्सेस को ऐड वो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोर देन 35 मिलीमीटर आना चाहिए, तुम्हें सबको पता है ऑलरेडी, ये जो बॉक्स है 5x5 मिलीमीटर का होता है, एक लार्ज बॉक्स 5x5 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद मोर देन 35 आना चाहिए, मतलब मोर देन 7 बॉक्सेस, सिंपल सी बात है, मोर देन 7 लार्ज बॉक्सेस होने चाहिए, मोर देन 7 लार्ज बॉक्सेस होने चाहिए, और कुछ नहीं, बहुत इजीली दिखता है ये। मैंने ऐसे ऐसे ईसीजीज देखे हैं जिसमें एक ही लीड में लीड एस ने ही 7 बॉक्सेस के ऊपर ले गया, तुम्हें आर की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, लीड एस की इतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, मतलब लीड एस जो था QPQRS, एस इतना बड़ा हो गया था, ऐसे हो गया था लीड एस, ये खुद ही 7 बॉक्सेस के बराबर था, हमें लीड आर को देखना भी नहीं पड़ा। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि लीड एस और आर को ऐड करके तुम्हारे 7 बॉक्सेस से ऊपर जाना चाहिए। मैंने तो ऐसी इसी चीज देखी जिसमें आर भी इतना बड़ा था कि खुद ही 7 बॉक्सेस क्रॉस कर गया, एस इतना बड़ा था कि खुद 7 बॉक्सेस क्रॉस कर गया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, बस एक फॉर्मूला लगाना और काम खत्म। ऑब्वियसली इन पेशेंट्स विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स विल बी सीन, ये तो रूल ऑफ लाइफ है, ठीक है। In right ventricular hypertrophy, right bundle branch blocks will be seen. In left ventricular hypertrophy, left bundle branch blocks will be seen. ये तो होना ही होना है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। But the main formula, the main thing which will help you actually confirm if the patient has right ventricular or left ventricular hypertrophy is this, ठीक है, rule SV1 V2 plus RV5 V6 must be more than 7 large boxes or more than 35 millimeter, whichever is comfortable to you। ये आपको अप्लाई करना है, क्लियर, ठीक है, क्लियर जी सर। अब एक आखिरी चीज बोलते हैं हाइपरट्रोफी में कि किन्हीं पेशेंट्स में ऐसा देखा गया अननोन रीजंस की वजह से, ठीक है, देयर इज अ फंडा ऑफ सेकेंडरी रिपोलराइजेशन अबनॉर्मैलिटीज। सेकेंडरी व्हाट, अब ये क्या है, कुछ नहीं है, वो बोलता है कि आइडियली हम लोग ये जो चेंजेस है हाइपरट्रोफी की चेंजेस, मैं मोस्ट कॉमनली देख रहा हूँ QRS वेव में, ठीक है, दैट मीन आई एम मोस्ट कॉमनली फोकसिंग ऑन डीपोलराइजेशन। ये बोलता है जब भी हाइपरट्रोफी होती है, अगर डीपोलराइजेशन अब नॉर्मल हो रही है तो रीपोलराइजेशन पीछे क्यों रहे, वो कहता है रीपोलराइजेशन भी अब नॉर्मल होती है, ठीक है, ड्यू टू अननोन रीजंस, नॉट ओनली डीपोलराइजेशन इज अफेक्टेड। भैया लॉजिकली अगर डीपोलराइजेशन खराब है, वेंट्रिकली खराब है, तो रीपोलराइजेशन नॉर्मल कैसे हो सकती है, तो वो बोलते हैं अननोन रीजंस की वजह से रीपोलराइजेशन भी अब नॉर्मल होती है, एंड ऐसी रीपोलराइजेशन को बोलते हैं सेकेंडरी रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज विच इज फिक्स्ड, एंड वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अगर तुम देखो लीड देखो, फिर से देखते हैं, P वेव, QRS, ठीक है, एंड T वेव। अब मुझे बताओ रीपोलराइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, ये मेरा एट्रियल डीपोलराइजेशन है, QRS इज माय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड दिस इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, राइट। सो ये सेकेंडरी रिपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज जो है, रिपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ST चेंजेस, ST सेगमेंट एंड T वेव, इनको इफेक्ट करती है ये। वो क्या देखने को मिलता है, वो कहता है ग्रेजुअल ST सेगमेंट डिप्रेशन। देखो ध्यान से देखो बच्चा, देखो ग्रेजुअली ST सेगमेंट विल डिप्रेस, धीरे करके, ठीक है। टी वेव भी ग्रेजुअली डिप्रेस करेगी, एक साइड ऑफ टी वेव ऐसे धीरे करके, एंड दूसरा साइड जो होगा टी वेव का वो बिल्कुल अब्रप्टली ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। टी वेव का जो इन्वर्जन है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्ट कर गई है, नॉर्मली भी कर सकती है, नॉर्मली मतलब ऐसे करके नॉर्मली कर गई, ये साइड और ये साइड सेम तरीके से इन्वर्ट की है, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, एक साइड ऑफ टी वेव जो है वो बड़ी ग्रेजुअली नीचे जा रही है, दूसरी साइड ऑफ टी वेव अब्रप्टली ऊपर आ रही है, दिस एंड ST सेगमेंट भी डिप्रेस कर रहा है। दिस तरीका, दिस थिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक चेंज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन इन पेशेंट विद हाइपरट्रोफी, बोथ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में देखा जा सकता है ये दोनों, ये चेंजेस, ठीक है। अब बात आती है किस लीड में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में अलग लीड में दिखेगा ये सेम चीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में अलग चीज में दिखेगा, और ये कोई भी बेवकूफ बता सकता है, कोई भी मतलब बच्चा बता सकता है किस लीड में दिखेगा। लॉजिकली सोचो, मुझे तुम सिंपल बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ पेशेंट में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में ये वाला मास इंक्रीज होगा,
राइट है ना, सही बात है ना। मेरा एक्सिस का वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो इस डायरेक्शन में मेरी कौन सी लीड आ रही है बेटा, कौन सी, पहली बात तो कौन सी प्रीकॉर्डियल लीड है और कौन सी चेस्ट लीड है, जल्दी से बता दो सर, कौन सी प्रीकॉर्डियल लीड है, कौन सी लिम लीड, इस डायरेक्शन में कौन सी लिम लीड है, पहले लिम लीड बताओ, 1 2 3 में से कौन सी है, 1 2 3 में से कौन सी है, लीड 3, हेलो सही है ना, लीड 3 है ना, हाँ या ना, Yes, या sir. है ना, बस ठीक है। सो लीड 3 एम प्रीकॉर्डियल में यहाँ से कौन सी है, प्रीकॉर्डियल में कौन सी लीड है यहाँ, प्रीकॉर्डियम, प्रीकॉर्डियल में कौन सी लीड आएगी यहाँ पे लॉजिकली, वाह शाबाश, ठीक है, V1 मोर देन एज कम्पेयर टू V2, ठीक है। तो अगर तुम दो लीड्स भी मानना चाहो, लीड 3 एंड लीड V1 में देख लो, ये सेम चीजें तुम्हारे को, ये लीड 3 एंड लीड V1 में तुम्हारे को ये चीज देखने को मिलेगी, सेकेंडरी रिपोलेशन नॉर्मलिटी। सेम चीज लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए भी है इसमें, तो ये भी कोई बेवकूफ भी बता देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी का मतलब है ये पूरा हार्ट, जो ये वाला जो हार्ट का पार्ट है, ये पूरा हाइपरट्रोफी कर गया है, दैट मींस द मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलेशन का वेक्टर अब इस डायरेक्शन में आ चुका है, क्योंकि एक्सिस डिवेट हो चुकी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी लीड है, पहले चेस्ट लीड बता दो जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चेस्ट लीड V5 V6 है, ठीक है। एंड यहाँ पे मोस्ट कॉमन वो कौन सी है, लिम लीड, मोस्ट कॉमन लीड यहाँ पे कौन सी पॉइंट करती है, ठीक है, AVL पॉइंट करती है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर फॉर AVL, ठीक है, -30 डिग्री पे AVL, राइट। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में V5 V6 AVL, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में लीड 3/V1, ये तुम्हें देखने को मिलेंगी सेकेंडरी रिपोलेशन नॉर्मलिटीज, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड दिस कंप्लीट्स योर हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट, शंका, हाँ, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, बस इतना भी मान लो। इसकी जो ईसीजी चेंजेस हैं वो हम लोग तुम्हें जब मैं बंडल ब्रांच ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा, उसका रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना मान लो कि रूल ऑफ आर में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है। यस यस, ईसीजी चेंजेस में, यस ईसीजी चेंजेस में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न, तीनों चीजें ईसीजी चेंजेस है। हेलो, ठीक है, रिया वीडियो स्टॉप कर।